हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीकॉम फाइनल ईयर के ऑडिटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, मैंने इन क्वेश्चंस को पास्ट एग्जाम के बेस पर, ऐसे क्वेश्चन जो पास्ट एग्जाम में ज़्यादा टाइम्स आए हैं उस बेसिस पर, और मेरे को लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस बेसिस पर मैंने ड्राफ्ट किए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको लगता है कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तब उसको देख सकते हैं। तो काम कीजिएगा, पहले इसको पढ़ लीजिएगा। समय बचता है तो बाकी क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि पहले आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो करना चाहिए। तो नॉर्मली सब क्वेश्चन जो है पहले आपके एग्जाम में आ चुके हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, फिर समय बचेगा तो आपको बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखो पहले क्या लिखा है यहाँ पर। अच्छा, और मैं बोल रहा था जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको यूनिट 1 भी करवा दूंगा, है ना। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यूनिट 1 के आंसर्स को गूगल से निकाला है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में। कारण क्या है, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के, कुछ है हिंदी मीडियम के, तो दोनों को समझ में आ जाए, तो इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पूरा आपको कॉन्सेप्ट कवर हो जाए कि भाई किस तरह से इसको पढ़ना है, कैसे याद रखना है, इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा, फटाफट पढ़ के फटाफट समझा दूंगा। ठीक है, और ऑडिट जो है नॉर्मली में बहुत सारी बातें होती है, एक एक चीज़ का एक ही गहराई से मतलब होता है। ठीक है, तो इतना लंबा खींचेंगे तो आप एग्जाम ठीक से दे नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, ये लेक्चर ही देखते रह जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग? ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं? फिर क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। उसकी लिमिटेशन को और इंपॉर्टेंस को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। आप लेखा परीक्षण मतलब क्या होता है, अंकेक्षण, है ना, अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद इसके महत्व और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। मैं गूगल से थोड़ा सा वो ट्रांसलेट किया हो तो आप उसको क्या मान लेना, अंकेक्षण या ऑडिटिंग। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, डिफाइन ऑडिटिंग एंड डिस्कस इस ऑब्जेक्टिव। आपको ऑडिटिंग को डिफाइन करना है, उसका ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, डिस्कस करना है। कैन एन ऑडिटर प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड? क्या ऑडिटर एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकता है? लेखा परीक्षा को परिभाषित करें तथा इसके उद्देश्यों पर चर्चा करें। क्या एक लेखा परीक्षक त्रुटि और धोखाधड़ी को रोक सकता है? क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट? स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच। उसके बाद ऑडिट के विभिन्न प्रकार क्या है, प्रत्येक के गुण बताइए। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ऑडिट नोटबुक मतलब क्या होता है, ऑडिट वर्किंग पेपर मतलब क्या होता है, और ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज इंटरनल चेक? इंटरनल चेक क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव बताना है, उसके एडवांटेजेस बताना है, और ये इंटरनल कंट्रोल से कैसे डिफरेंट है, मतलब उसका डिफर करता है, ये बताना है। तो आंतरिक जांच क्या है, इसके उद्देश्य और लाभ बताइए, यह आंतरिक नियंत्रण से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाउचिंग? वाउचिंग से आप क्या समझते हैं, उसके पर्पस को एंड इंपॉर्टेंस को बताइए, और व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अडॉप्टिंग द टेक्निक ऑफ वाउचिंग। जब वाउचिंग के टेक्निक को अपना रहे हो तो किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में क्या करना है, आपको ऑडिटर की ड्यूटीज बताना है। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन, वाउचिंग और प्रॉपर्टीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ कर ही जाना, क्योंकि वेरिफिकेशन या वाउचिंग के बारे में पूछेगा जरूर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेमोनेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। कंपनी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में, उसके रिमूवल के बारे में और उसके रिमिशन के बारे में क्या बताना है आपको, प्रोविजंस किसके, कंपनीज एक्ट 2013 के। व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं और डिविडेंड से आप क्या समझते हैं। आल्सो डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। आपको ऑडिटर की ड्यूटी बताना है इन रिलेशन टू डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। तो डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड के बारे में आपको क्या बताना है, ऑडिटर की ड्यूटी, ऑडिटर के कर्तव्य बताना है। व्हाट इज ऑडिटर रिपोर्ट? इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या है? डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। आपको ऑडिटर रिपोर्ट क्या बताना है, टाइप बताना है कि ऑडिटर रिपोर्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं। गिव एन स्पेसिमेन ऑफ क्लीन रिपोर्ट। उसके बाद यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। हमको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, कि हमें कॉलेज की क्या करना था, हमको ऑडिट करना था। डिस्क्राइब हाउ विल यू अप्रोच प्रोसीड इन द मैटर। डिस्क्राइब कीजिए कि इस मैटर में आप कैसे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट मैटर शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से पहले किन मैटर को दिमाग में रखा जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, देखो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में अंतर है। इन्वेस्टिगेशन क्या की जाती है, इन डेप्थ की जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए,
जैसे मान लो मेरी बैलेंस शीट में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे लायबिलिटी में कई सारी चीज़ें आएगी, एसेट में कई सारी चीज़ें आएगी। तो मान लो मैं डेटर के लिए क्या करवा रहा हूँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, है ना, मतलब तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर इन दिस कनेक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग। समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों को इन डेप्थ देखा जाता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों को इन डेप्थ उसकी जांच की जाती है। क्लियर है? उसके बाद ऑडिटिंग में क्या होता है, नॉर्मली आपको एक लाइन में मालूम होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया जाता है, कहाँ पर, ऑडिटिंग में। उसके बाद व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट से आप क्या समझते हैं, उसका ऑब्जेक्ट और आपको नेचर बताना है, यानी कि सहकारी समिति के अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग वेरिफिकेशन में आपको अंदर बताना है एंड वैल्यूएशन में। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ देम। हर एक के संबंध में ऑडिटर की क्या ड्यूटी है। फिर व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट के वैल्यूएशन करने पर उसके जनरल प्रिंसिपल क्या है। विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के सामान्य सिद्धांत क्या है। परिसंपत्ति मतलब एसेट। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट क्या है। एक्सप्लेन इस ऑब्जेक्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट से आप क्या समझते हैं, टैक्स ऑडिट से आप क्या समझते हैं और उसके ऑब्जेक्ट एंड स्कोप को आपको क्या करना है, बताना है। टैक्स ऑडिट से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और दायरे को बताना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में बताना है, इस पर सोशल ऑडिट और टैक्स ऑडिट। निम्नलिखित पर टिप्पणियां कीजिए। प्रबंध लेखा परीक्षा, सामाजिक लेखा परीक्षा, कर लेखा परीक्षा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं अपन क्वेश्चन में। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं। देखो, अगर आपका यहाँ तक आप देख चुके हो पांचों को, आपको यूनिट 1 नहीं देखना है तो लेक्चर को एंड कर सकते हो, लेकिन आपको लेक्चर 1 के यूनिट के आंसर को भी देखना है तो आप इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आंसर देखेंगे हम लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं, पहले इतना समझेंगे, फिर बाकी इंपॉर्टेंस वाले लिमिटेशन में बाद में आएंगे। पहले देखते हैं ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं। मैं सब सिंपल लैंग्वेज में रखा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक से पढ़िए। यहाँ मेरा उद्देश्य क्या है कि कम से कम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना ऑडिटिंग के बारे में, मेरा मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, इसलिए मैंने बनाया इस लेक्चर को। बेसिक आंसर है, बेसिक लैंग्वेज में एकदम। ऑडिट मीन इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में ऑडिट का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है देखो। ऑडिट एक प्रोसेस है जिसे बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को चेक किया जाता है, जिससे कि वे सही तरह से फॉलो हो रही है या नहीं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में है ना। ऑडिट क्या प्रोसेस है जिसे बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी को चेक किया जाता है कि वो सही तरह से फॉलो हो रही है या नहीं। सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है ना, आपके बुक से देख सकते हो। तो ऑडिट में अल्टीमेटली क्या कहता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी को चेक किया जाता है। ऑडिट में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी को चेक किया जाता है। और बता दो कि ऑडिट में खाली फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होती, कई तरह की ऑडिट होती है। अभी देखा आपने, मैनेजमेंट ऑडिट, कोऑपरेटिव ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कई तरह की ऑडिट होती है। उसके बाद क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। सिंपल लैंग्वेज में, सब सिंपल लैंग्वेज में है ना, कि ऑडिट की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑडिट क्या करता है, एक्यूरेसी को चेक करता है, ठीक है, कि बिजनेस के अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही है, कोई गलती या फ्रॉड तो नहीं है। उसके बाद ऑडिट के और क्या इंपॉर्टेंस है, एक्यूरेसी चेक करना। दूसरा क्या है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, ये तो होना ही है। किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड या गलतियों को पकड़ने में मदद करता है, ये भी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद लीगल कंप्लाइंस। लीगल कंप्लाइंस मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग ये कंफर्म करता है कि बिजनेस ने सभी रूल्स और रेगुलेशन को सही तरीके से फॉलो किया है। अब ऑडिटर है तो उसको सोचिए कितना ज्ञान होगा। ऑडिट कौन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको हर तरह से ज्ञान होगा, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, बुक्स ऑफ अकाउंट का, टीडीएस का। तो वो देखेगा लीगल कंप्लायंस प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। फिर क्या लिखा है, ट्रस्ट बिल्डिंग। क्या लिखा है, ट्रस्ट बिल्डिंग। सही ऑडिट होने से इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक है ना, बैंक क्या देगा, लोन देगा। स्टेक होल्डर को बिजनेस पर भरोसा होता है। अगर किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, देखो क्या होता है कि जो ऑडिटर का मेन काम क्या है, ऑडिट का मेन उद्देश्य क्या है, ऑडिट का उसको करना ओपिनियन देना है। क्या करना है, ओपिनियन देना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं, उसके या ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, उसके बारे में ओपिनियन देना है। क्या देना, ओपिनियन देना है। अगर मान लो ऑडिटर को नेगेटिव ओपिनियन दे देता है, एडवर्स ओपिनियन दे देता है, यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं हम लोग एडवर्स ओपिनियन, तो पूरी कंपनी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। कौन भरोसा, ना इन्वेस्टर भरोसा करेगा, ना बैंक भरोसा करेगी, ना स्टेक होल्डर भरोसा करेंगे। ठीक है, स्टेक होल्डर मीन्स शेयर होल्डर्स प्लस क्रेडिटर, ये सब और भी शामिल होते हैं स्टेक होल्डर में। क्लियर है। उसे क्या लिखा है, बेटर डिसीजन मेकिंग। सही फाइनेंशियल रिपोर्ट से मैनेजमेंट बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलती है।
है ना, तो मैनेजमेंट को प्रॉपर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। फिर क्या लिखा, टैक्स बेनिफिट, ऑडिट से कंफर्म होता है कि टैक्स सही से भरा गया है और किसी भी गलती या पेनल्टी से बचा जा सके। फिर क्या लिखा, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉपर ऑडिटिंग से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर होती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमको कहाँ होना चाहिए था और हम कहाँ है, जिससे आगे की प्लानिंग और ग्रोथ आसान होती है। क्लियर है। अब लिखा है लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, सिंपल लैंग्वेज, सब सिंपल लैंग्वेज में है ना, अपनी बुक से पढ़ लेना। जिस आपको टफ लैंग्वेज चाहिए तो पहले क्या लिखा है, ह्यूमन एरर पॉसिबल। देखो क्या होता है ऑडिटिंग में, ऊपर आपने देखा फायदा कि ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, है ना, लीगल लॉ का कंप्लाइंस वर्क नहीं दिखेगा, लेकिन वो भी तो इंसान है, ऑडिटर भी इंसान होता है, इसलिए गलतियां हो सकती है जिससे गलत कंक्लूजन निकल सकते हैं। ठीक है। वैसे जो ऑडिट का काम है वो पूरा हम लोग अवेयरनेस होकर करते हैं, है ना, ऑडिट पूरा अवेयरनेस होकर किया जाता है। हम लोग ऑडिट में जाते थे तो बहुत अवेयरनेस के साथ देखते थे, अवेयरनेस का चेक करते थे। ठीक है, पूरा प्लान से प्रोग्राम बने हुए होते थे, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, गलतियां हो सकती है। फ्रॉड नॉट ऑलवेज बी डिटेक्टेड, हमेशा फ्रॉड डिटेक्ट हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। अगर कोई बहुत ही स्मार्ट तरीके से फ्रॉड करता है तो ऑडिट में भी उससे पकड़ना पाना मुश्किल है। कारण क्या मालूम है, देखो ऑडिट की एक समय सीमा होती है। क्या होती है ऑडिट की समय सीमा, ये क्या होती है, समय सीमा। हमको समय सीमा में काम खत्म करना होता है, इसलिए फ्रॉड हमेशा पकड़ा जा सके जरूरी नहीं है। फिर लिखा डिपेंड ऑन सैम्पलिंग, देखो साल भर में किसी बिजनेस के पूरे लाखों ट्रांजेक्शन होंगे तो हमको मालूम मिला 10 दिन, तो क्या हम 10 दिन में साल भर के लाखों ट्रांजेक्शन को हम चेक कर सकते हैं क्या, नहीं। हमको क्या करना है, सैम्पलिंग यूज करना है। क्या करना है, सैम्पलिंग यूज करना है। तो सैम्पलिंग के कई सारे तरीके होते हैं, पढ़े स्टैटिस्टिक्स में। तो सैम्पलिंग के कई सारे तरीके होते हैं। मान लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं जनवरी का सैंपल उठा लिया, जनवरी का 15 दिन का, फरवरी का 15 दिन का, है ना, या फिर मैं जनवरी का उठाया मार्च का उठाया, ऐसा फरवरी का छोड़ दिया, एक एक मंथ उठा रहा हूँ, एक एक मंथ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, या मंथ के 15-15 दिन उठा रहा हूँ, या रैंडम सैम्पलिंग होती है, कई तरीके होते हैं सैम्पलिंग के, है ना। देखो ऑडिटर सभी ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकते, वे कुछ सैंपल को ही वेरीफाई करते हैं जिससे कुछ मिस्टेक छूट सकती है। मान लो मैं कोई सैंपल उठाया एग्जाम्पल के लिए, ध्यान सुनना। मान लो अपने पास महीना कौन सा चालू होता है, अप्रैल, अप्रैल से मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो मैंने क्या किया, अप्रैल का सैंपल उठाया, मई का छोड़ दिया। ठीक है, जून का उठाया, जुलाई का छोड़ दिया, अगस्त का उठाया, सितंबर का छोड़ दिया। तो जिस जिस महीने का मैंने सैंपल छोड़ा, मालूम चला उस महीने में क्या था, फ्रॉड। और जब मैं सैंपल को उठाया वो सब क्लीन थे। समझ में आ रहा है कि कैसा हो रहा है। तो सैंपलिंग हम कैसे उठा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, अब मान लो कि मैंने दूसरा अपन एक्सपेक्ट देते हैं कि मान लो मैंने किसी महीने का सैंपल उठाया, है ना, और मेरे को क्या देखा कि वहां पे फ्रॉड था, और मैं रिपोर्ट में दे दिया कि यार कंपनी में बहुत कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, जबकि सैंपल उस महीने में ही था, उस जगह में ही था, और बाकी सब कुछ सही था। ऐसा भी हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है सैंपलिंग के ऊपर, इसलिए डिपेंड ऑन सैंपलिंग। तो लिखा है टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग, बिल्कुल टाइम तो लगता ही है, कॉस्ट कंज्यूमिंग भी होता है ना। मतलब क्या है, प्रॉपर ऑडिटिंग करने में बहुत समय लगता है, जो बताया मैं अभी, हमारे पास समय की सीमा होती है। प्रॉपर ऑडिटिंग करना है तो बहुत समय लगेगा, बहुत पैसे लगेगा, जो छोटे बिजनेस के लिए मुश्किल हो सकता है, होता ही है ना। बायस्ड जजमेंट पॉसिबल अगर ऑडिटर किसी कंपनी से इंफ्लुएंस हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट अनबाइस्ड नहीं हो सकती है। वैसे तो खैर रूल्स वगैरह है यहाँ पर, है ना, बहुत सारे रूल्स है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, ये वो, लेकिन ये लिमिटेशन में दिया हुआ है कि अगर बाय द वे अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। फिर पास्ट रिकॉर्ड बेस्ड ऑडिट हमेशा पुराने रिकॉर्ड और ट्रांजिशन को चेक करता है, जिससे फ्यूचर की समस्याओं को पहले से नहीं रोका जा सकता है। हम क्या करेंगे, जो काम हो चुका है, जो बुक्स अकाउंट बन चुकी है उसको चेक करेंगे ना, फ्यूचर में होने वाले हम उसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, लिमिटेड इसको। ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ही चेक करता है, लेकिन बिजनेस की पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को नहीं देख सकता, तो उसके लिए फिर दूसरे तरह की ऑडिट होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली हमने और लिमिटेशंस देख ली। ठीक है, फिर क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 2 में, डिफाइन ऑडिटिंग, आपको क्या करना है, ऑडिटिंग को डिफाइन करना है। दोस्तों मैं आपको रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, तो मैं सेकंड टाइम रीड करके वापस बताता हूँ, वापस समझाता हूँ, है ना। आपको एग्जाम पास है तो एक बार आपको लगे कि मैं क्वेश्चन में नहीं आ रहा तो आप बैक करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन क्या करना है, ऑडिटिंग को डिफाइन करना है, समझ चुके अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। सिंपल भाषा में क्या था कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को चेक करना है, क्या है, ऑडिट है। फिर क्या लिखा है, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट, उसका आपको ऑब्जेक्ट बताना है। फिर क्या लिखा है, कैन एन ऑडिटर प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, क्या कोई ऑडिटर एरर को और फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकता है। अभी तो हमने सीखा ना, सीख के बताओ तो बताओ कि क्या कोई ऑडिटर एरर को या फ्रॉड, बताओ। अभी देखा ना आपने कि क्या ऑडिटर पूरी तरह से एरर को रोक सकता है क्या, पूरी तरह से नहीं रोक सकता ना। कोई फ्रॉड अगर स्मार्ट तरीके से किया गया हो तो क्या करेगा ऑडिटर, है ना, उसके समय की सीमाएं होती है। देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं, है ना।
ऑडिटर पूरी तरह से सभी एरर और फ्रॉड को नहीं रोक सकता, लेकिन इन्हें डिटेक्ट और कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। पूरी तरह से तो नहीं रोक सकता, लेकिन डिटेक्ट करने में या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मुख्य काम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंटीग्रिटी को इंश्योर करना होता है। ऑडिटर रिपोर्ट देने से पहले देखिएगा ना कि भाई कि फाइनेंशियल मेरे को रिपोर्ट देना है, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, तो मैं पूरी तरह से क्या करूँ, चेक करूँ। फिर लिखा है ऑडिटर का रोल इन एरर एंड फ्रॉड डिटेक्शन। ऑडिटर का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अफेयरनेस पर ओपिनियन देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा, बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मालूम होगा आपको। इसके लिए वे यह एसेस करते हैं कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कोई बड़ी गलती है, बड़ी गलती तो नहीं है, चाहे वह एरर हो या फ्रॉड। तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है, ओपिनियन देना है। तो चेक करेगा कोई बड़ी गलती तो नहीं है ना भाई, जिससे कि मैं बता पाऊँ कि कंपनी में क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद वे अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर अपनाते हैं, जैसे इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करना कि देखिएगा ऑडिटर कि यहाँ पे काम सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है कि नहीं होता, क्या कहीं फ्रॉड की संभावना है, ऐसा टेस्ट करेगा। ट्रांजेक्शन और बैलेंसेस की सब्सटेंसिव टेस्टिंग करेगा। जो भी ट्रांजेक्शन या बैलेंस आ रहा है उसकी क्या करेगा, पूरी की पूरी तरह से चेकिंग करेगा। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर अपनाएगा ताकि पॉसिबल एरर फ्रॉड से बचा जा सके। रुको मैं इसका मतलब यहाँ पर दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे ये लिखा था ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इंटरनल कंट्रोल की चेक करेगा, सब्सटेंसिव टेस्टिंग, ये सब का मतलब क्या होता है। देखो ये इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट मतलब क्या होता है, ऑडिटर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करेगा जो फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए बनाए गए हैं। क्या इंटरनल कंट्रोल इस तरह से है जो फ्रॉड या एरर को रोक सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ध्यान दो, मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे कोई दुकान है ना, मेरी दुकान है, मान लो मेरे कपड़े की दुकान है, मैंने एक लड़के को काम पे रखा। अब देखो क्या आ रहा है, वही लड़का ही ग्राहक को बेच रहा है सामान, वही लड़का ही ग्राहक से पैसा ले रहा है, वही पैसा आदमी पैसे को गोले में डाल रहा है, वही ग्राहक के लिए बिल बना रहा है। तो एक आदमी के हाथ में सब कुछ है, तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सपोज ऐसा होता तो एक सेल्समैन है, वो सेल्स कर रहा है, ठीक है, और एक दुकान का ऑनर है जो गले में बैठा हुआ है, ठीक है, तो फिर इस केस में फ्रॉड होने के चांसेस क्या होंगे, कम। ऐसा तो मैं जैसे ऐसे दुकान को देखा तो मैं समझ जाऊंगा यार हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर कोई चोर होता है हो सकता है कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है कि यहाँ फ्रॉड हो। ऐसा सब्सटेंटिव चेकिंग टेस्टिंग मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन और बैलेंस को टेस्ट किया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस वेरीफाई हो सके कि ट्रांजेक्शन और बैलेंस प्रॉपर शो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। एनालिटिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल डाटा में अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिटिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एरर या फ्रॉड का पता चल सके। हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, एनालिसिस करने में कंपेयर करेंगे। इसमें कई तरीके हो सकते हैं, हमारे तरीका कंपेयर करने में, इस साल और पिछले साल में क्या अनयूजुअल है, क्या करना है, कंपेयर करना। और लगता है कुछ अनयूजुअल है, मैनेजमेंट से पूछो। अब लग रहा है मैनेजमेंट सही तरीके से जवाब नहीं दे रही है, जो जवाब दे रही है वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमको और इन डेप्थ चेकिंग करेंगे हम लोग। ऐसा लिखा इंक्वायरी डिस्कशन, मैनेजमेंट और अन्य पर्सनल से बातचीत करके पता लगाया जाता है कि कोई नोन या सस्पेक्टेड फ्रॉड तो नहीं है। और साथ ही साथ हम लोग मैनेजमेंट से रिटर्न में भी ले लेते हैं बहुत सारी चीजों को जो हमको आवश्यक होती है वो। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एरर और फ्रॉड के बारे में। देखो क्या लिखा है, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। ऑडिट का काम फ्रॉड और एरर को पूरी तरह से रोकना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एक निष्पक्ष ओपिनियन देना है। उसके बाद ऑडिटर एविडेंस और टेस्टिंग पर निर्भर करती है, जो हमेशा हर फ्रॉड एरर को नहीं पकड़ सकते। अब ऑडिटर को जो मिलेगा उसके हिसाब से चेक करेगा, है ना। फ्रॉड के लिए तो हमने क्या सीखा, क्या करेगा ऑडिटर, क्या प्रोसेस बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करेगा। फ्रॉड खासकर अगर वह अच्छी तरह से प्लान और छिपाया जाए तो उसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। भाई मैनेजमेंट को ऑनर ने रखा इसलिए था, मैनेजमेंट को ऑनर ने रखा इसलिए था, है कि नहीं, कि भाई यहाँ तेरा काम मैनेजमेंट करना है। जबकि ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एश्योरेंस देना है। एश्योरेंस मतलब क्या होता है, आश्वासन देना। कोई गारंटी नहीं देगा ऑडिटर की भाई मैंने जो किया है, जो चेक किया है, जो रिपोर्ट दी है वो पूरी तरह से ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो गारंटी नहीं देगा। क्यों, उसके पास समय की कमी है ना भाई, ये कारण है। जब मालूम चला कि साल भर एक ही कंपनी की ऑडिट करते रह गया। अब तो क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, दो ऑब्जेक्टिव है, एक होता है मेन ऑब्जेक्टिव यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, देखो द ऑब्जेक्टिव इज टू वेरीफाई एंड एस्टैब्लिश दैट a given date balance sheet present true and fair view of financial position। उसका क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है कि जो बैलेंस शीट की जो डेट, जिस डेट में मैं चेक कर रहा हूँ, है ना, जिस डेट की बैलेंस शीट में देखा हूँ वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही कि नहीं दे रही है। पहली बात तो ये, तो पहले क्या देना है कि उसको काम है ओपिनियन देना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, thus the main objective of auditing is to form an independent judgment या opinion about the reliability of reliability of accounts and truth and fairness of financial statement of affair and working result। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंट विश्वसनीय होने चाहिए जिसमें हम रिलाई कर सके, हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट में रिलाई कर सके। और यह रिलाई कब कर पाएगा, जब पूरे ट्रांजेक्शन की एंट्री वगैरह रिकॉर्ड वगैरह सही तरह से होंगे, सही तरह से मेंटेन होंगे, जब काम हुआ तुरंत रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा। फिर क्या लिखा है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को क्या करना, डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, ये क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव उसको ओपिनियन देना है, कैसा ओपिनियन होगा, इंडिपेंडेंट जजमेंट होगी। ठीक है, क्लियर है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे क्या देखा हमने, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। The one of the important secondary objective of auditing is the detection and prevention of fraud. Fraud refers to intentional misrepresentation of financial information fraud may involve। फ्रॉड मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, फ्रॉड मतलब जानबूझकर किया गया। फ्रॉड मतलब क्या होता है, जानबूझकर किया गया। हमको फ्रॉड से समझना है, जानबूझकर किया गया। एक होता है गलती, गलती मतलब हो गई भाई, भूल से हो गई, है ना। अब क्या लिखा है, मैन्युपुलेशन, फाल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। फ्रॉड कैसे कैसे हो सकता है, डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ फाल्सिफाइड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या रिकॉर्ड को अल्टर कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट का क्या करना, मिस एप्रोप्रिएशन करना। सप्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, उसके बाद सप्रेशन करना। उसके बाद क्या लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट सब्सटेंस, दैट इज मतलब रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट सब्सटेंस। फिर मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी का मिस एप्लीकेशन किया जाना। तो कैसे फ्रॉड हो सकता है, डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फाल्सिफिकेशन कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मिस अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, एसेट की चोरी वगैरह कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन को क्या कर सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विदाउट सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस के बिना हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी का हमने क्या किया, मिस एप्लीकेशन किया, सही तरह से हमने उसको नहीं अपनाया। फिर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, एरर वगैरह डिटेक्ट करना और रोकना। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इंश्योर दैट देयर इज नो मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट में इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। एरर कैन बी डिटेक्टेड थ्रू चेकिंग एंड वाउचिंग थोरोली बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर अकाउंट, वाउचर्स एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो अपने क्या सीखा, पहली बात यहाँ पे एरर कैसे कैसे हो सकता है, पॉइंट ये लिखी हुई है। दूसरी बात क्या सीखा हमने कि डिटेक्शन करना एरर एंड फ्रॉड को, ये है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुआ यहाँ तक। What are the different kinds of audit? State the merits and demerits of each। तो खाली मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडिट कौन कौन सी होती है। देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन स्कोप एंड पर्पस। बेस्ड ऑन स्कोप, उस ऑडिट का स्कोप क्या है, किस हद तक करना है और उसके उद्देश्य क्या है। जैसे स्टेचुटरी ऑडिट, ये कंपनी सेट के हिसाब से क्या है, कंपलसरी है ना। ऐसे कई सारे हैं कंपनीज के जैसे ऑडिट कंपलसरी है, उस तरह से। इंटरनल ऑडिट मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑडिट मतलब कंपनी के अंदर के बिजनेस ऑपरेशन को बेहतर बनाया जा सके, इसलिए इंटरनल ऑडिट करवाई जाती है। एक्सटर्नल ऑडिट मतलब क्या होता है, इसे देखो जो है ना, एक्सटर्नल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट कहीं ना कहीं क्या होता है, सेम होता है। तो इसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा किया जाता है। तो देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलो या एक्सटर्नल ऑडिट, दोनों क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद टैक्स ऑडिट क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कुछ कंपनीज को टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, जिससे टैक्स कंप्लायंस चेक हो सके। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर साल भर का सेल्स 2 करोड़ से ऊपर हो गया, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा। और 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो आप करवाओ तो करवाओ, नहीं करवाओ तो कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा। उसे क्या लिखा है, जीएसटी ऑडिट। क्या लिखा है, यह उन बिजनेस के लिए जरूरी होता है जिनका टर्नओवर एक निश्चित लिमिट से अधिक होता है, ताकि जीएसटी कंप्लायंस चेक किया जा सके। फिर क्या लिखा है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑडिट। अभी तो शायद तक जीएसटी ऑडिट हट चुका है, ठीक है। फिर लिखा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑडिट। क्या लिखा है, फाइनेंशियल ऑडिट, है ना। नेचर ऑफ ऑडिट यानी कि फाइनेंशियल ऑडिट समझ में आ रहा है, ऑपरेशनल ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई स्कैम वगैरह हो गया उसके लिए की जाती है। कॉस्ट ऑडिट क्या हो गया, कॉस्ट ऑडिट मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए, है ना, कि कॉस्ट रिकॉर्ड कंपनी ने बराबर मेंटेन किया कि नहीं किया, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट मतलब क्या होता है, यह मैनेजमेंट ऑडिट है कि यह ऑडिट मैनेजमेंट की पॉलिसीज, स्ट्रेटजी और उनकी इफेक्टिवनेस को एनालिसिस करती है। बेस्ड ऑन क्या लिखा है, टाइमिंग ऑफ ऑडिट। बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिट की टाइमिंग। कॉन्करेंट ऑडिट मतलब क्या हुआ, तुरंत ट्रांजेक्शन हुआ तुरंत उसकी चेकिंग कर लो।
मान लीजिए समझ लो एक बैंक है, बैंक में क्या होता है नॉर्मली कॉन्करेंट ऑडिट होती है ना, जैसे कि दिन भर में जो ट्रांजेक्शन होगा या ट्रांजेक्शन होता रहेगा तो साथ ही साथ ऑडिटर उसकी ऑडिट भी करता रहेगा, उसको बोलेंगे कॉन्करेंट ऑडिट। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन होने और ऑडिट करने में कोई गैप नहीं होता, ट्रांजेक्शन होने और ऑडिट होने में कोई गैप नहीं होता। यह रियल टाइम होने वाली ऑडिट है जो खासकर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होती है। इंटरिम ऑडिट मतलब क्या होता है, किसी खास समय पर की जाती है ताकि ईयर एंड क्या हो सके, ऑडिट आसान हो सके। ठीक है, तो किसी खास समय पर की जाती है जिससे कि ईयर एंड ऑडिट आसान हो सके। क्या लिखा है, फाइनल ऑडिट, या फाइनेंशियल खत्म होने के बाद की जाती है और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच की जा सकती है। फिर कंक्लूजन वगैरह लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ मैं ऑडिट जो यहाँ पे लिखा है ना ऑडिट, इससे बहुत सारे ऑडिट है, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके लेकर आता हूँ। खाली एक ही ऑडिट दिखी यहाँ पर टाइप्स ऑडिट बहुत सारे ऑडिट है, मैं कॉपी पेस्ट करके लेकर आता हूँ। ओफ, यहाँ पर टाइप्स पूरे हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात कर रहा था ना मैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑडिट, तो टाइप तो लगभग पूरे हैं, बेस्ड ऑन स्कोप, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट है कि नहीं, एक्सटर्नल टैक्स ऑडिट, जीएसटी भी फिलहाल तो नहीं है, उसके बाद इसमें शामिल हो चुका है। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट है ना, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट है ना। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को मैं कवर नहीं किया हूँ, अब आपकी बुक से देख सकते हैं, समझ गया ना, लॉजिक पढ़ लेना है ना। वैसे क्या ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे था, व्हाट इज एन ऑडिट प्रोग्राम एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट, आपको इसके मेरिट और डिमेरिट को बताना है। तो देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। समझ में आ रहा है ना ऑडिट प्रोग्राम, कि भाई ऑडिट करने से पहले हमको क्या क्या काम करना है, किस हद तक काम करना है, उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। क्या लिखा देखो, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, स्ट्रक्चर प्लान होता है जिसमें ऑडिट को कंडक्ट करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी जाती है। यह ऑडिटर को यह गाइड करता है कि कौन सा प्रोसीजर, टेक्निक और मेथड को फॉलो करना है ताकि ऑडिट इफिशिएंसी इफेक्टिवली किया जा सके। तो क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर प्लान होता है जिसमें ऑडिट को स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑडिटर को यह गाइड करता है कि कौन कौन से प्रोसीजर, टेक्निक और मेथड को फॉलो करना है ताकि ऑडिट इफेक्टिवली सिस्टमेटिकली किया जा सके। ऑडिट प्रोग्राम के मेन तत्व क्या क्या है, पहले क्या लिखा है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिट का पर्पस और गोल क्या है यह डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो मेन एलिमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के कोई भी ऑडिट जो प्रोग्राम होता है उसके मुख्य तत्व क्या है, ऑडिट प्रोग्राम के मेन एलिमेंट क्या है, पहले क्या लिखा देखो यहाँ पे, ऑडिट ऑब्जेक्टिव। तो जब हम जब ऑडिट का प्रोग्राम बनाएंगे हम क्या देखेंगे कि ऑडिट का पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है, उसके हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे, ऑडिट का प्रोग्राम। ऑडिट का स्कोप क्या, किस हद तक ऑडिट की जानी है, उस हिसाब से क्या बनाएंगे, प्लान। ऑडिट का प्रोसीजर, कौन सी ऑडिटिंग टेक्निक जैसे वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज किया जाएगा। प्रोसेस होता है, वाउचिंग करना मतलब बिल वगैरह को चेक करना, वेरिफिकेशन मतलब एसेट का क्या करना, वेरिफिकेशन करना, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या होता है, कंपेरिजन करना, लाइक है ना, और डिटेल में एनालिसिस करना, कंपेरिजन करके इसका एक तरीका हो सकता है। फिर लिखा टाइम शेड्यूल, मतलब ऑडिट को पूरा करने की टाइम लाइन क्या है। फिर लिखा है अलोकेशन ऑफ वर्क, टीम में कौन से मेंबर को किस टास्क को परफॉर्म करेंगे, इसको अलोकेट करना है, सीनियर जूनियर को उसके हिसाब से काम दिया देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जूनियर को दे देते हैं वाचिंग का काम, भाई लोग बिल वाचिंग कर, बिल वगैरह चेक कर, इनवॉइस वगैरह चेक कर। ठीक है, उसके बाद ऐसा इनवॉइस में ऐसा नहीं खाली वाचिंग में इनवॉइस चेक करते हैं, इसमें कई सारी बातें और होती है। फिर लिखा है रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ऑडिट रिपोर्ट को किस फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाना चाहिए, मतलब जिस तरह की ऑडिट होगी उस तरह के फॉर्मेट में हम ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। फिर लिखा है टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के प्रकार क्या है। पहले क्या लिखा है, फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम, क्या होता है, पहले से ही सेट प्रोसेस होते हैं जिन्हें सभी ऑडिट को फॉलो करना होता है, फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम। तो क्या है, फ्लेक्सिबल, मतलब हमको अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं क्लाइंट की जरूरत के अनुसार। फिर लिखा है इंपॉर्टेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहले बात क्या होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाते हैं, क्या करेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाएंगे। ठीक है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या, मतलब ऑडिट प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या, प्रोग्राम बन गया तो फायदा क्या है कि सिस्टमेटिक अप्रोच बन गई। दूसरा क्या होता है, कंसिस्टेंसी के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि कितने टाइम में काम खत्म करना है। इफिशिएंसी एंड टाइम सेविंग होती है, क्या करना है, कितना करना है हमको पता है। अकाउंटेबिलिटी, हम टीम के ऊपर क्या दे देते हैं, जिम्मेदारी दे देते हैं। देखो टीम में हर किसी की जिम्मेदारी क्लियर होती है। बेटर डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई ऑडिट प्रोग्राम किए हैं तो हमको लिखेंगे उसमें कि क्या क्या हमको प्रॉब्लम आई है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे। उसे क्या लिखा है देखो यहाँ पे कंक्लूजन में, ऑडिट प्रोग्राम एक रोड मैप की तरह काम करता है जिससे ऑडिटर्स को यह पता चलता है कि ऑडिट को कैसे और किन स्टेप्स में कंप्लीट करना है। यह ऑडिट को स्मूथ, एरर फ्री और इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। फिर क्या लिखा है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स मतलब मेरिट्स क्या है देखो, पहले क्या लिखा हुआ है,
सिस्टमैटिक अप्रोच मालूम है हमको, ऑडिट प्रोग्राम बनाए इसलिए थे कि भाई सिस्टमेटिकली काम कर सके। कंसिस्टेंसी भी हमको मालूम है कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी काम को पूरा करने टाइम में। इफिशियंसी एंड क्या लिखा है, टाइम, ऊपर जो लिखा था ना वही है ना। तो इफिशियंसी एंड क्या लिखा है, टाइम सेविंग। उसके बाद देखो क्या होता है, इफिशियंसी मतलब क्या होता है, हमारी मेहनत की बचत होती है। तो क्या करना है, क्या कोर एरिया में फोकस करना है, वो डिफाइंड होता है ऑडिट प्रोग्राम में। तो इफिशियंसी मतलब क्या होता है, मेहनत की बचत। फिर क्या लिखा है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बताया था कि अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी वो अपन अच्छा बीकॉम सेकेंड ईयर में है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। देखो एग्जांपल के लिए ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिटर ने क्या किया, एक सीनियर है उसको क्या दे दी, एक अच्छा लिखा है अकाउंटेबिलिटी, है ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताने वाला था एक्चुअली में ऑथोरिटी के बारे में, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं अकाउंटेबिलिटी को, फिर बताता हूँ मैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। क्या लिखा है, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी में अंतर तय करना। टीम में हर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्लियर होती है जिससे ऑडिट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। देखो अकाउंटेबल मतलब क्या होता है कि तो कोई एक पर्सन को अकाउंटेबल बना दिया, अकाउंटेबल, उसको क्या दे दिया हम लोग, उत्तरदायित्व दे दिए, ठीक है। और वो क्या करेगा, किसी पर्सन से काम करवा रहा है तो उससे क्या होगा यहाँ पर जिम्मेदारी। तो अकाउंटेबिलिटी यानी टीम में हर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्लियर होती है, ठीक है, जिससे ऑडिट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होती है। अच्छा मैं बता रहा था, मेनली बता रहा था मैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। एग्जांपल के लिए क्या होता है, जैसे कंपनी का कोई कंपनी है, उसका ऑनर बोलता है मैनेजमेंट को कि एम्प्लॉय वगैरह से काम करवाना है, जिस तरह से प्रोडक्शन करवाना है, सब कुछ मेंटेनेंस करवाना है, जिम्मेदारी तुम्हारी अथॉरिटी है। तो मैनेजमेंट को मिल गया अथॉरिटी, तो एम्प्लॉय को क्या करेगा, वो ऑर्डर करेगा, एम्प्लॉय ये काम करो, है ना। तो एम्प्लॉय को ऑर्डर करेगा ये काम करो, तो उस केस में क्या करेगा, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी हो गई, उसकी क्या होगा, जिम्मेदारी मतलब क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम को करने की। तो ऑथोरिटी मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं पावर से होता है। क्या मतलब होता है, पावर, यानी कि मैनेजमेंट के पास एक अथॉरिटी है कि वो एम्प्लॉय से काम करवा सकता है, और एम्प्लॉय की जिम्मेदारी हो गई कि अगर मैनेजमेंट ने कहा तो ये काम हमको करना है, क्योंकि ऑनर ने कहीं ना कहीं अथॉरिटी किसको दे दी, मैनेजमेंट को दे दी। फिर क्या लिखा है, कहाँ थे अपन, बेटर डॉक्यूमेंटेशन। ये मैं अकाउंटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया। देखो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी को जो कोई पर्सन फाइनेंशियल मतलब एंडिंग रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए जो पर्सन क्या होता है, जिम्मेदार होता है, उसको बोलेंगे हम लोग अकाउंटेबिलिटी। कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कि मान लो कंपनी का कोई हेड है, वो कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसका काम था कि कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, उसने अपने, उसके टीम में 10 लोग थे, तो 10 लोगों को उसने क्या किया कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ठीक है। अब काम उनको जब काम सौंपा तो उनकी जिम्मेदारी हो गई उस काम को पूरा करने की। अब सपोज मान लो जो मेन रिजल्ट आया, फाइनल आउटकम आया, वो सही तरह से नहीं आया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो गई, किसकी जिम्मेदारी हो गई, सीईओ की जिम्मेदारी हो गई। तो फाइनेंशियल मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो फाइनली जवाबदेही किसकी है, तो किसकी जवाबदेही होगी, यहाँ पर सीईओ की जवाबदेही होगी अगर प्रोजेक्ट सही तरह से कंप्लीट नहीं हुआ तो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि मान लो जो भी वर्कर को कहा गया उसको उस काम को पूरा करना है, उनकी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बताया था ना अभी, ठीक। तो ये लिखा है बेटर डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो यहाँ हम पढ़े अभी तक कि ऑडियो प्रोग्राम बना है ना, तो उसमें हमारे को भी रहता है कि भाई हमको डॉक्यूमेंट क्या करना है, बेटर तरीके से बनाना है। तो ऑडियो प्रोग्राम में सभी ऑडिट स्टेप्स और फाइंडिंग प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, है कि नहीं। तो ऑडियो प्रोग्राम में सभी ऑडिट स्टेप्स और फाइंडिंग प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किए जाते हैं कि भाई हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया और क्या क्या हमको फाइंडिंग हुई, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है। फिर क्या लिखा है, इजी सुपरविजन। सुपरविजन है, सीनियर ऑडिटर आसानी से चेक कर सकते हैं कि ऑडिट सही तरीके से हो रहा है या नहीं, कि क्या काम, हमको मालूम है कि क्या काम करना है, कितना काम करना है, उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर सीनियर ऑडिटर चेक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर क्या लिखा है, एरर एंड फ्रॉड डिटेक्शन, यानी गलती और धोखाधड़ी का पता लगाना, ये भी फायदा होता है ना। और ये प्रोग्राम है कि कैसा काम करना है, कौन से एरिया में फोकस करना है, तो कौन से एरिया में फोकस करना है, उस एरिया में अगर इंपॉर्टेंट एरिया होगा तो वहां पर देखो अनुभव होता है, जिसको अनुभव होता है वो ऑडिट करता है, सिंपल सी बात है, या फिर अनुभव से सीखता है, तो उसका अनुभव ये रहता है। अनुभव देखो क्या होता है, जैसे ऑडिटर को पहले ट्रेनिंग लेता है तो उसको पूरा अनुभव मिल जाता है। तो कोई बड़ी कंपनी है तो समझ जाएगा पहले से ही कि वहाँ पे क्या होता है कि तुरंत काम करना चालू नहीं कर देता, पहले कंपनी में जाएगा, देखेगा, समझेगा कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, कहाँ पे नहीं, कंपनी किस किस तरह काम कर सकती है, कंपनी का पूरी तरह समझेगा, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, फिर सोचेगा कि कहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं, उसके से प्रोग्राम बनाएगा। फिर प्रोग्राम में अगर हम लोग ऑडिट करेंगे तो मालूम चलेगा कि भैया यहाँ पे एरर है या फिर क्या है, फ्रॉड है। ऐसे प्री डिफाइंड प्रोसीजर को फॉलो करने से एरर एंड फ्रॉड को पकड़ने में मदद मिलती है। फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, डीमेरिट्स लिखा है ऑडिट प्रोग्राम की। क्या लिखा है, रिजिडिटी, लचीलापन नहीं होता। अब ऑडिट प्रोग्राम बन चुके हैं कि भाई ऐसा ही काम करना है तो आदमी ऐसा ही काम करता है, या दिमाग नहीं चलाता कहीं ना कहीं। मतलब दिमाग चलाना चाहिए, इसलिए डिमेरिट्स है। अगर हमारा दिमाग नहीं चलाया तो ये डिमेरिट्स है, दिमाग चलाया तो अच्छी बात है कि नहीं।
तो फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कोई फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम होगा ना, फिक्स्ड में क्या है, फिक्स्ड में, लेकिन फ्लेक्सिबल होगा तो नो प्रॉब्लम, जिससे स्पेशल सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ये लिखा है लैक ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर को सिर्फ प्री डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिससे उसकी जजमेंट और स्किल्स कम यूज होती है। अब उसको में ऐसे से काम करना है, वैसे से काम करना है, तो उसके स्किल्स यूज नहीं होगी। तो क्या लिखा है मैकेनिकल वर्क। अब क्या होता है, ये प्रोग्राम है जो क्या लिखा है, जब ऑडिटर हर बार सेम चेकलिस्ट फॉलो करते हैं तो ऑडिट एक रूटीन प्रोसेस बन जाता है, जिससे क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। रूटीन जॉब बन जाती है तो आदमी को ज्यादा सोचता नहीं है। 4 में इग्नोर यूनिक इशू, है ना, सेम टाइम स्पेशल चीजों को क्या क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। ऑडिट प्रोग्राम जनरल होता है, इसलिए यह स्पेसिफिक प्रॉब्लम या नए रिस्क को कंसिडर नहीं करता ऐसा, लेकिन ऑडिटर को करना चाहिए, है ना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन, है कि नहीं। बस ऑडिटर काम जिम्मेदारी वाला होता है, अगर नहीं करता है तो डिमेरिट्स हो गई, करता है तो अच्छी बात है कि नहीं। डिपेंडेंस ऑन स्टाफ, जब जूनियर स्टाफ ऑडिट प्रोग्राम कर रहा है तो वे ब्लाइंडली प्रोग्राम को फॉलो करते हैं बिना क्रिटिकल एनालिसिस किए, जो आप उसको निर्देश मिला वो करना चालू कर देते हैं, है कि नहीं। ये भी डिमेरिट्स हो गए। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड गोइंग अनडिटेक्टेड, कुछ धोखाधड़ी छूट सकती है, मालूम है, अपन तो समझ चुके हैं ना क्यों छूट सकती है, क्योंकि समय की कमी है, उसको इतना पैसा भी नहीं मिलता, एक ही काम में लगा रहेगा, एक ही काम को करता रहेगा, है कि नहीं। और लेकिन अपने हिसाब से पता लगाएगा कि कहाँ को फ्रॉड हो सकते हो, पता लगाएगा, पूरी जान लगाएगा। अगर फ्रॉड बहुत ही वेल प्लान तरीके से किया गया है तो स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम पकड़ने में फेल हो सकता है। फिर लिखा कंक्लूजन, ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट को ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बनाता है, लेकिन इसे बहुत ही रिजिड नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल और प्रोफेशनल जजमेंट को भी साथ में रखना जरूरी है ताकि ऑडिट सही और इफेक्टिव हो सके। ठीक है, सीख चुके हैं अभी अपन। फिर देखेंगे हम लोग ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक का मतलब क्या होता है, ऑडिट नोटबुक एक पर्सनल डायरी होती है। क्या होती है, पर्सनल डायरी होती है ऑडिटर की, जिसमें ऑडिटर ऑडिट के दौरान महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, एरर, डाउट्स, क्वेरीज और इरेगुलरिटीज को नोट करता है। यह फ्यूचर रेफरेंस और फाइनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? चार्ज कर लेता हूँ। चलो शायद अब देखो 5 मिनट में हो जाएगा, है ना। मैं समझा दूंगा ऑडिट नोटबुक क्या होती है और कंटेंट ऑफ ऑडिट बुक और मेरिट डिमेरिट्स बहुत आसान है, आप अपनी बुक से देख लेना। मेरा मेन काम फिलहाल मैं आपको कर दूँ कि बेसिक चीज़ को प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ऑडिट नोटबुक क्या होती है, पर्सनल डायरी होती है, जो ऑडिटर अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखता है, जिससे उसको फाइनल ऑडिट तैयार करने में मदद मिलती है। फिर उसका दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एक था क्वेश्चन में कि ऑडिट नोटबुक क्या होती है, डायरेक्ट अपन आंसर में आते हैं ना। एक था ऑडिट नोटबुक क्या होती है, फिर अपन देखेंगे कहाँ गया ये, अपन पहले देख लिया ऑडिट नोटबुक के बारे में कि क्या होती है। उसके बाद अपन चलते हैं ऑडिट के वर्किंग पेपर क्या होते हैं। क्या होता है, देखो जब ऑडिटर क्या कर रहा है, जब काम कर रहा है तो उसको वर्किंग पेपर मेंटेन करना जरूरी है। ये बोलता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230। ठीक है, क्या होता है, वर्किंग पेपर मेंटेन करेगा तो क्या होगा, फ्यूचर में मान लो उसके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन आता है कि तुमने काम ठीक से नहीं किया, ठीक तरीके से काम नहीं किया, तो बता सकता है देखो हमारे वर्किंग पेपर देख लो, हमने जितना भी काम किया इसमें सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है। तो क्या लिखा, देखो ऑडिटर वर्किंग पेपर में ऑडिटर्स वर्किंग पेपर वे दस्तावेज और रिकॉर्ड्स होते हैं जिनमें ऑडिट के दौरान किए गए काम, ऑब्जर्वेशन, एविडेंस का विवरण होता है। ये ऑडिट की बेसिक फाइल होती है जिसमें ऑडिटर की फाइंडिंग, क्वेरीज और कंक्लूजन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी इसमें फाइंडिंग किया, जो भी इसकी क्वेरी रहे उसको रिकॉर्ड करेगा, उसको बोलेंगे हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, लीगल वगैरह मैटर आए सब चीज़ में वो बता सकता है कि भाई मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया, पूरी तरह से मैंने काम किया है। और साथ ही साथ उसको जब फाइनल रिपोर्ट बनाना है तो ऑडिट डॉक्यूमेंट का क्या करेगा, यूज़ करेगा, है ना, फाइनल। क्योंकि उसमें देखिएगा ना कि भाई मैंने क्या क्या एरर था, क्या क्या कोई फ्रॉड तो नहीं था, उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, फाइनल रिपोर्ट को तैयार करेगा। फिर है ऑडिट प्रोग्राम। अभी हमने सीखा क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम। क्या होता है, सिस्टमैटिक प्लान होता है जिसमें ऑडिट की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जाती है, जिसमें ऑडिट प्रोसीजर, टेक्निक और मेथड शामिल होते हैं जिन्हें ऑडिटर को फॉलो करना होता है ताकि ऑडिट इफिशियंसी और इफेक्टिवली किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कोई चैप्टर में डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं समय निकाल के वीडियो को अपलोड कर दूँ। थैंक यू।